गोनू झा जब बच्चे थे तब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनके माता पिता थे कि उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे कि वे पढ़े। गोनू झा बातूनी भी थे और चालाक भी। स्कूल में गुरुजी की बेन से बचने का कोई न कोई अच्छा बहाना वे निकाल ही लेते थे और सहपाठियों के साथ चुहल करने से भी वे बाज नहीं आते थे। उनकी हाजिर जवाबी मुग्धकारी थी जिसके कारण शिक्षकों का गुस्सा भी ठंडा हो जाया करता था। एक दिन उनके शिक्षक ने उनसे कहा, सुनो गोनू, तुम बुद्धिमान हो, चालाक हो, विवेकशील हो, फिर भी तुम शैतानियां करते रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम दिन भर कक्षा में सहपाठियों से बातें करते रहते हो। अब यह सब छोड़ो और अच्छे विद्यार्थी की तरह कक्षा में ध्यान से गुरुजनों की बातें सुनो। अपना पाठ याद करो। तुम पढ़ाई पर थोड़ा भी ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा करोगे। गोनू झा हमेशा की तरह बोले, जी गुरुजी, मैं कक्षा में आपकी बातें ध्यान से सुना करूंगा। गुरुजी को लगा कि गोनू झा पर उनकी बातों का असर हुआ है। उन्होंने गोनू झा को चेताया, यदि अब से मैंने देख लिया कि तुम कक्षा में सहपाठियों से बातें कर रहे हो या सबक बनाकर नहीं आए हो तो समझ लो कि तुम्हें कठोर दंड दूंगा। गोनू झा ने गुरुजी की गंभीर वाणी सुनी तो घबरा गए और कहने लगे, नहीं गुरुजी, अब मैं कक्षा में शैतानी नहीं करूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा। आप जो सबक देंगे उसे पूरा करूंगा। गुरुजी ने उस दिन गोनू झा को पाठ याद करने के लिए दिया और कहा कि कल जब विद्यालय आओगे तो यह पाठ अवश्य याद हो जाना चाहिए। गोनू झा ने हामी भर दी। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। गोनू झा घर वापस आए, बस्ता ताक पर रखा और खेलने चले गए। खेलकर लौटे तो भोजन किया और सो गए। दूसरे दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो कक्षा में शिक्षक ने पाठ सुनाने को कहा। गोनू झा बहुत शांत होकर बोले, गुरुजी, आपने तो कहा था कि कल सुनाना, इसलिए आज मैं याद करके नहीं आया, कल सुना दूंगा। गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गोनू झा की कान उमेट दी और बोले, कल पाठ ही नहीं, पूरी पोथी खत्म करके आओगे, नहीं तो तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी सारी चालाकी आंसुओं में घुल जाएगी। समझ गए न? गोनू झा ने अपना कान सहलाते हुए कहा, जी गुरुजी। फिर छुट्टी हुई। गोनू झा घर लौटे और फिर पहुंच गए खेल के मैदान में। घर पहुंचे, खाना खाया, माँ से किस्से सुने और सो गए। दूसरे दिन विद्यालय जाने के लिए तैयार हुए और बस्ते में स्लेट रहने दिया और सारी किताबें निकालकर ताके पर रख दी। फिर चल दिए स्कूल। गुरुजी ने कक्षा में हाजिरी ली और उसके बाद गोनू झा की पटरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, गोनू झा के बस्ते में स्लेट तो है मगर किताबें नहीं हैं। गुरुजी गुस्से से आग बबूला हो गए। सोचने लगे, कितना ढीठ है गोनू झा। 2 दिनों से डांट सुन रहा है मगर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने पूछा, गोनू क्या बात है, तुम किताब लेके नहीं आए हो? गोनू झा खड़े हुए और बोले, गुरुजी, कल आपने ही तो कहा था कि पाठ क्या। कल तुम पोथी खत्म करके आना, तो मैं विद्यालय आने से पहले पोथी तालाब में बहाकर आया हूँ। आपके आदेशानुसार मैंने पोथी खत्म कर दी है।
गुरुजी को अपने शब्द याद आए तो वे सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। गोनू को वे कहें तो क्या कहें? वे समझ नहीं पा रहे थे और गुरुजी की यह हालत देखकर गोनू झा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अरे वाह पंडित जी, बहुत शानदार बैल लिए जा रहे हैं। कितने में मिला? गोनू झा अभी पशु मेले से निकले ही थे कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा। गोनू झा ने उस व्यक्ति की ओर देखा किंतु उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी अपने चेहरे पर औपचारिक मुस्कान लाकर बोले, बस संयोग से मिल गया 10 रुपए में। अच्छा लगा सो ले लिया। जरूरत भी थी। ऐसा। लेकिन पंडित जी, आपको बैल मिला बहुत शानदार, मगर एक ही क्यों? कम से कम एक जोड़ी बैल लेते, उस अजनबी ने गोनू झा से पूछा। गोनू झा भी उससे बात करते हुए चल रहे थे। अरे क्या बताए भाई, मेरे पास एक जोड़ी बैल था। 10 दिन हुए एक बैल बीमार पड़ा। दवादारों की मगर बचा नहीं पाया, मर गया। इसीलिए एक बैल की जरूरत थी। ठीक ठाक मिल गया इसलिए ले लिया। मेरे पास एक बैल इसी कदकाठी का है। कुछ दूर चलने के बाद वह व्यक्ति अपनी राह चला गया। गोनू झा सोचते रहे कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन वे उस व्यक्ति को याद नहीं कर पाए। राजदरबार में होने के कारण गोनू झा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें जानने पहचानने वाले लोग भी बहुत थे। उन्होंने सोचा, छोड़ो, रहा होगा कोई। अभी वे कुछ दूर ही चल पाए थे कि रास्ते में एक पगड़ीधारी व्यक्ति ने उन्हें कहा, पा लागू महोपाध्याय जी। गोनू झा संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत शिक्षा की श्रेष्ठतम उपाधि महोपाध्याय से विभूषित थे। उन्होंने जब अपने लिए महोपाध्याय का संबोधन सुना तो वे चौंके। उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो एक झलक में ही पहचान गए, यह व्यक्ति उनके संस्कृत के आचार्य के यहाँ काम किया करता था। नाम था गोनौरा। गोनू झा ने उसका हालचाल पूछा। अंततः बातचीत पुनः बैल पर आ गई। गोनू झा ने पुनः बैल वृतांत सुनाकर उसकी जिज्ञासा शांत की। कुछ दूर चलकर गोनोरा भी गोनू झा से विदा लेकर अपने गांव की ओर मुड़ गया और अपने गांव तक पहुंचते पहुंचते गोनू झा को रास्ते में कम से कम 25 लोग ऐसे मिले जिन्होंने उनसे बैल के बारे में पूछा और जिन्हें गोनू झा ने बैल के मरने से लेकर बैल के खरीदे जाने तक का वृतांत कह सुनाया। अपने गांव में गोनू झा सड़क से गुजर रहे हों और उन्हें टोकने वाला न मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता था। अब गांव की राह में भी वही सिलसिला शुरू हो गया। बैल के बारे में हर 10-20 कदम पर गोनू झा से कोई न कोई पूछ ही देता कि पंडित जी, यह बैल कितने में खरीदा। गोनू झा घर पहुंचते पहुंचते इस प्रश्न से खींच से गए। उन्हें लगने लगा कि यदि उनकी झल्लाहट बढ़ी तो हो सकता है कि बैल के बारे में पूछने वाले की वे ऐसी की तैसी कर दें। गोनू झा विवेकी तो थे ही। घर पहुंचकर बथान में बैल को खूंटे से बांधा और उसे सानी पानी देकर सहला पुचकार कर अपने कमरे में गए। पंडिताइन यानी कि उनकी पत्नी और उनका भाई भोनू झा दोनों को बुलाकर उन्होंने कहा, पशु मेले में 10 रुपए में बैल खरीद कर लाया हूँ। दूसरे बैल के जोड़ का बैल है। जाकर बथान में बैल देख लो और अब इस बैल के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। थक गया हूँ, अब आराम करूँगा।
कहते कहते गोनू झा चौकी पर पसर गए। उन्होंने सोचा यदि कोई उपाय नहीं किया तो गांव का हर आदमी आकर बैल के बारे में पूछेगा ही। कोई बैल की नस्ल जानना चाहेगा तो कोई बैल की कीमत। कोई उन्हें बताएगा कि बैल की सानी में सरसों और तीसी की खली जरूर मिलाए तो कोई कहेगा कि हफ्ते में एक बार बैल को पाव भर नमक चटाए। किस किस को वे बैल की कीमत और जाति बताते फिरेंगे और किस किस को बताएंगे कि किस कारण से बैल खरीदना पड़ा। किस किस से नसीहत लेते रहेंगे कि बैल को कैसे पाला जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है। फिर कुछ मन ही मन तय कर लेने के बाद वे चौकी से उठे, हाथ मुंह धोया। पंडिताइन ने उनके और भोनू झा के लिए भोजन परोस दिया। खा पीकर गोनू झा सो गए। दूसरे दिन सबेरे गोनू झा बैल को बथान से निकालकर गांव के बीच वाले हिस्से में ले गए और बैल को एक खेत में घुसा दिया जहां बैल मस्ती में चरने लगा। गोनू झा खुद एक पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगे, दौड़ो भाइयों, जल्दी आओ, आओ गांव वालों, जल्दी आओ, खेत में बाघ घुसा है, जल्दी आओ। उनकी चीख सुनकर गांव के लोग अपने हाथ में लाठी, भाला, फरसा, तलवार आदि लिए दौड़ते आए। उन लोगों ने देखा गोनू झा एक पेड़ पर चढ़े आवाज लगा रहे हैं। गोनू झा का चिल्लाना जारी था। जब उन्हें विश्वास हो गया कि पेड़ के नीचे गांव के तमाम लोग जमा हो गए हैं, तब उन्होंने चिल्लाना बंद किया। गांव वालों ने पूछा, कहाँ पंडित जी, कहाँ है बाघ? गोनू झा ने पेड़ से उतरकर गांव वालों को खेत में चर रहे बैल को दिखाया, वहां देखिए, दिखा आप लोगों को? गांव वाले बोले, नहीं पंडित जी, वहां तो बैल दिख रहा है, बाघ नहीं। हाँ ठीक दिख रहा है, बैल ही है, बाघ नहीं। और यह बैल मैंने कल 10 रुपए में खरीदा है। मेरे पास पहले एक जोड़ा बैल था। 10 एक दिन पहले उसमें से एक बैल मर गया, इसलिए मुझे यह बैल खरीदना पड़ा। अगर आप लोगों को बैल के बारे में कुछ और जानना समझना हो तो पूछ लीजिए। कल शाम से मैं 50 लोगों को जवाब देते देते आजिज आ चुका हूँ। और अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है, तब सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए। मुझे आप लोगों को यही बताना था कि मैंने बैल खरीदा है। गांव के जिन लोगों को यह बात नहीं मालूम हो उन्हें भी आप लोग बता दीजिए। मगर मेरी विनती है कि अब मुझसे इस बैल के बारे में कुछ मत पूछिए। गांव वाले अपने अपने हरबा हथियार के साथ लौट गए। कहाँ तो वे आए थे बाघ का शिकार करने, कहाँ गोनू झा के बैल का दर्शन करके अपना सा मुंह लिए लौट रहे थे। गोनू झा अपनी मस्ती में मूंछों पर ताव देते हुए अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी ने पूछा, इतने सवेरे कहाँ चले गए थे? गोनू झा ने खूंटे से बैल बांधते हुए कहा, गांव वालों को श्री बैल कथा बाँचने गया था, भाग्यवान। इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराने लगे।